ले लिया कोचिंग का, तो अब ऐसे विद्यार्थी जितने भी हैं वो कोचिंग के शेड्यूल से चलते रहे, ठीक है। कोचिंग वालों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कोचिंग के कोर्सेस लगभग पूरे हो जाएंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैक्स टू मैक्स 10 दिसंबर तक आप कोचिंग पूरी कर लेना। मान लो कि 10 दिसंबर में आपकी कोचिंग में कोई 5-10% कोर्स रह गया है, कोई बात नहीं, छोड़ दो कोचिंग को। 10 दिसंबर के बाद आप कोचिंग में कदम भी मत रखना, भले कोर्स रहे भले पूरा हो जाए। पहले हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। 10 दिसंबर को कोचिंग छोड़ देना। क्यों? क्योंकि पीछे 1.5 महीना 45 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। उस 45 दिन में आपको अपने पूरे कोचिंग मटेरियल को 1-2 बार पढ़ना भी पड़ेगा और 5-7 टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ताकि आपका रिवीजन, अभ्यास दोनों हो जाए। तो कोचिंग के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि 10 दिसंबर तक जैसा कोचिंग चला रहा है आपको, उस हिसाब से चलते रहिए। क्योंकि अभी आप बीच में छोड़ोगे, करोगे तो फालतू, मतलब कुछ नहीं, समय खराब होगा। तो अभी 10 दिसंबर कोचिंग के हिसाब से चलते रहिए। उनके कंटेंट पे विश्वास कीजिए। नई किताब मत लाइए, जो कोचिंग पढ़ा रहा है उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि या तो आप कोचिंग कर लो या आप सेल्फ स्टडी किताबें ला के कर लो। दोनों एक साथ नहीं जचेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में पजल हो जाओगे, ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, इतना टाइम मैनेज नहीं होता। तो आपने अगर कोचिंग को वरीयता दी है तो विश्वास कीजिए, कोचिंग भी सफलता तक ले जाती है। ये भी ले जाता है और ये भी ले जाता है। डिपेंड करता है बालक बालिका के ऊपर। बालक बालिका शब्द बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आजकल मैं आरटी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मेरे दिमाग में बालक बालिका ही आ रहा है बार बार। इसलिए कोचिंग जो है 10 दिसंबर को आप छोड़ देना। और 10 दिसंबर के बाद ऐसा नहीं कि 2 पार्ट रहे हुए और नहीं मैं तो पूरा करूँगा और फिर भी आऊँगा, ऐसी गलती मत करना। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, 10 तारीख को कोचिंग छोड़ देना और 1.5 महीने तक दबा के अच्छे से रिवीजन करना और 4-5 टेस्ट दे देना, बस इतना खूब है। और नई किताब मत लाना, कोचिंग के मटेरियल कोई पढ़ लो और जो 1-2 टॉपिक रहा है उसके लिए कोई गाइड से देख लेना। क्लियर? कोई किताब नहीं लानी, सिर्फ कोचिंग का मटेरियल देख लो। क्योंकि ज्वाइन कर ही लिया ना, तो अब आप दोनों को मैनेज नहीं कर पाओगे। बस कोचिंग वाले इस पर भरोसा करके कोचिंग विद्यार्थी ये कर लो। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट, अच्छा, कोचिंग वालों को टेस्ट कोचिंग में लेते हैं तो वही देते रहो साथ में, अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो इसके शेड्यूल और इस शेड्यूल को कभी आप साथ में फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर पजल हो जाओगे। तो इसको आपको नहीं करना, कोचिंग वालों को ना ये करना है अभी, मतलब ये करना था, मतलब अपनी किताबें ला के नहीं करना है, कोचिंग के मटेरियल को ही पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया मामला इनका क्लियर। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज के जो बच्चे हैं, जनरली ऐसे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने काफ़ी कुछ सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छा है और टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू दे रही है। तो मैं उनको तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है, आप उससे संतुष्ट हैं तो आप कृपया कोचिंग से अब दूर रहें। और अब आप जो है टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है उसी को ठीक तरीके से फॉलो करें अपने स्टडी मटेरियल से, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करते जाएं, कंटिन्यू टेस्ट देते रहें, पीछे का पढ़ा हुआ वापस रिवीजन करते रहें। कई जनरली टेस्ट सीरीज में कहाँ दिक्कत आती है, जैसे आपने 1 सप्ताह का टेस्ट दबा के तैयारी करके टेस्ट दिया, दूसरे सप्ताह का दिया, तीसरे सप्ताह का दिया, 5 सप्ताह का टेस्ट दोगे तो पहले सप्ताह वाला भूल जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप चौथे सप्ताह का टेस्ट दो तो पीछे के को भी रिवाइज मोटा मोटा करते चलो साथ में। तो ये टेस्ट सीरीज वालों के लिए यही बात है कि कम से कम अब कोचिंग से दूर रहें, इसी शेड्यूल को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज पे भरोसा कर लिया है, तो अब इसी पे चलें और अपने डिसीजन को सही सिद्ध करें। अब तीसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज में भी नहीं ज्वाइन हुए हैं, कोचिंग भी नहीं है, बस घर बैठ के पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। आज का मेरा जो वीडियोज़ है बेसिकली इन लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पास फुल टाइम है जो अपने आप को स्वशासित कर सकते हैं। इनके पास में टाइम नहीं है क्योंकि ये कोचिंग के किसी शेड्यूल से बंध गए हैं। इनके पास टाइम नहीं क्योंकि ये कोचिंग के अंदर क्लासेस के शेड्यूल में बंधे हुए हैं। ये ऐसे हैं जो खुले हैं एकदम से, ठीक है। आज की मेरी बात इनके ऊपर रहेगी और इनको क्या करना है, इनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पहले अपना कोर्स पूरा कर लो बढ़िया, और उसके बाद में मटेरियल लिमिटेड रखना और मटेरियल में भी उसको प्राथमिकता देना जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना विद्यार्थियों, किसी भी किताब से 100% सवाल नहीं आते और किसी भी किताब से 80% से कम नहीं आते। सभी किताब में लगभग सेम आते हैं, ठीक है। 4-5 सवाल नहीं आने वाले किसी में नहीं आते, किसी में कोई सवाल बाहर जाएगा, किसी में कोई बाहर जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि
मटेरियल महत्वपूर्ण होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मटेरियल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है, वो होती है आपके पढ़ने के तरीके। इसलिए आप किताब को दोष ना दें और किताब में ज़्यादा ना रखें, एक एक लिमिटेड पुस्तक रखें सभी पार्ट की, बस आपका सारा सिलेबस मिल जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्ट को एक ही पुस्तक से देखें, अलग अलग किताबें ना लाएं, ठीक है। ये चीज़ें कर लो। अब सेल्फ स्टडी वाले के लिए मैं बताऊँ, मटेरियल तैयार हो गया। अब उनको सेल्फ स्टडी वालों को इनसे जनरली दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो किताबों पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी और के कोचिंग के नोट्स ला के पढ़ रहे हैं तो फिर वो आपका एक मटेरियल हो गया, फिर वो नोट्स ही पढ़ लेना, आप भले इनके पढ़ लो। बस मेरा कहने का मतलब मटेरियल सेम रखना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टेस्ट सीरीज तो बस यूं ही दे रहे हैं और कर घर पे पढ़ा ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज तो बिना शेड्यूल के जाके दे रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप पढ़ कुछ और रहे हो, टेस्ट किसी और का दे के आ रहे हो, नंबर आएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन हो गए, मतलब नहीं है। यहाँ तो उसको देखो, जिस चीज़ को फॉलो करो ना उसको पूर्ण रूप से फॉलो करो। एक चौथी कैटेगरी मुझे अभी और याद आ रही है, चौथी कैटेगरी ऐसी मुझे याद आ रही है जो अभी तक इन तीनों में नहीं है, भ्रम में ही है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं। भाई उसके लिए तो भगवान ही मालिक है। क्यों? सितंबर जा चुका है, ऑलमोस्ट अगस्त जा चुका है, और पेपर मेरे हिसाब से आपके जुलाई में था, मेरे हिसाब से मुझे याद आ रहा, जहाँ तक 2 महीने लगभग हो गए। अभी तक आप तय नहीं कर पाए कि आपको करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ बहुत गलत है। फिर भी अगर आप भ्रम में ही हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अभी आपको किताबें ला के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी कोचिंग में ज्वाइन करोगे तो आपका कोर्स मेरे हिसाब से पूरा नहीं होगा। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो किसी पार्ट की करना, जैसे आपका कोई पोर्शन कमज़ोर है तो पर्टिकुलर कोई पोर्शन की कोचिंग ले लो, बाकी पुस्तकें देख लो। अभी थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह से दूर रहो, पूरे कोचिंग कोर्सेज से भी दूर रहो। आप वो ऐसे ऐसे कोर्स पढ़ो जो आपको लगता है कि मुझे किताब से ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो किसी टीचर की सपोर्ट ले लो। बाकी यूट्यूब वगैरह पे कुछ नहीं, ये जो फोकट फ्री में पढ़ाते हैं ना, इनका ध्यान रखना, कंटेंट भी काम के नहीं होते, ना इतना सीरियसली पढ़ाते हैं, ना वो चीज़ें इतनी काम की होती है। हो सकता है कोई टीचर अच्छे भी पढ़ा रहे हो, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी टीचर्स की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इस यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस वगैरह करते रहोगे ना, तो कोई फ़ायदा इतना नहीं मिलेगा जितना किताब से मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, यूट्यूब पे कभी गंभीरता से पढ़ते नहीं, हालांकि कोई बच्चे पढ़ते होंगे, हो सकता है मेरी बात ये गलत भी हो, बट मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों से दूर रह के थोड़ा सा किताबों पे और अपने शिक्षक पे भरोसा रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाकी तो क्या है कि यूट्यूब की दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, वहाँ पे बिजनेस का काम ज़्यादा होता है, लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लोग अपना यूँ कहिए कि पब्लिसिटी के लिए भी काम करते हैं। अब मैं खुद यूट्यूब पे बैठ के उनकी आलोचना कर रहा हूँ, ये मेरे नैतिकता के तो वैसे खिलाफ़ है, लेकिन चूँकि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मैं कभी भी ऐसा स्वार्थ मेरा नहीं रहा। बस आप लोग कहते हो इसलिए महीने में 1 बार 2 बार आ जाता हूँ वीडियोस लेके, बाकी मेरी इच्छा भी नहीं होती। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं आपकी रणनीति में हस्तक्षेप करूँ, ठीक है। बस आप लोग कहते हो इसलिए मैं चला आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपके बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी के लिए अब आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। अब आप इस सेल्फ स्टडी के लिए क्या कर सकते हो, मैं आपके पूरे पार्ट को 3 भागों में बांट रहा हूँ। सबसे पहला राजस्थान अध्ययन, ठीक है, राजस्थान अध्ययन। अब राजस्थान अध्ययन के अंदर आप ये मानिए कि लगभग आपके इसमें देखो इतिहास पूरा आ जाएगा, इसमें आपके भूगोल पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके संस्कृति पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके राजस्थान के अंदर और साथ में थोड़ा बहुत विविध जी के भी आ जाएगा। विविध में कोई वो आपके राजस्थान के राजकीय चिन्ह वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और ये मोटे तौर पे आपके 120 अंकों का है, ठीक है। आप 120 प्लस अनुमानित लिख रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी गलती ना निकालो, क्योंकि मोस्टली कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पूरा वीडियो देखते नहीं, उससे पहले आके बोल देते सर आपने 120 लिखा है, 130 होगा, 128 होगा, इतने परसेंटेज हो गए। मैं ये गणित सिखाने नहीं आया आपको, मैं ये बताने आया कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ। दूसरा जो मोटा विषय है वो है आपका विषय। L1 में है तो 5 विषय हैं, और L2 में है तो सभी का अपना अपना विषय है, ठीक है। सामाजिक वाला सामाजिक की तैयारी करें, हिंदी वाला हिंदी की तैयारी करें, क्योंकि आप एक ही दे पाओगे पिछले इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। नए इंस्ट्रक्शन तो आएंगे तो पता चलेगा। पिछले इंस्ट्रक्शन में यही था कि हिंदी वाला, क्योंकि एक ही पेपर में सब आता था, एक ही पेपर होता था मॉर्निंग में इवनिंग में,
तो जिसके सामाजिक लिए उसके सामाजिक के 60 प्रश्न थे, 120 अंक थे, और जिसके हिंदी थी तो हिंदी के 120 अंक थे, मतलब 60 प्रश्न थे। तो 60 प्रश्न ही थे मेरे हिसाब से, तो मुझे देखना और पड़ेगा, खैर जो भी है 120 अंक तो इस हिसाब से था। ठीक है, तो अब देखो विषय, अब विद्यालय विषय जो है ये अगर अपन बात करें इसकी L2 की, तो L2 में क्या मामला है, L2 में जहाँ तक मुझे याद है 120 के आसपास का है, और L1 में आपके 5 सब्जेक्ट है, 18 का है, 18 गुना 5 लगभग 90 अंकों का है। ठीक है, 30 अंकों का फर्क आएगा। और हाँ, विद्यालय विषय। उसके बाद में तीसरा जो भाग है वो आपके आएगा मनोविज्ञान प्लस शैक्षणिक परिदृश्य। ठीक है, परिदृश्य और प्लस समसामयिक, मनोविज्ञान के साथ में IT भी आ जाएगा, ICT भी आ जाएगा, समसामयिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटा भाग आ गया इसमें। अब मैं इसका नंबर तो निकाल ही रहा हूँ, आप यही समझ लीजिए विद्यालय विषय। तो इसमें आपके विषय आ जाएगा प्लस शिक्षण विधियाँ आ जाएगी, शिक्षण विधियाँ आ जाएगी। ठीक है, अब ये मोटा मोटा पार्ट है आपके पास में। देखो राजस्थान हो गया, और राजस्थान के अलावा आपके विद्यालय विषय और ये आ जाएंगे, और शिक्षण विधियाँ साथ में, मनोविज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, समसामयिक। ठीक है, और समसामयिक में योजना वगैरह सारी आ जाएगी। ठीक है, तो पूरे सिलेबस को हम इस मोटे मोटे 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, लगभग 120 का ये है, 120 का ये कर लो और 60 का ये कर लो, तो ये 300 हो जाएंगे L2 के अंदर। L1 का करें तो 120 का ये हो जाएगा, और ये आपके लगभग 90 का हो जाएगा, और ये इसका थोड़ा सा L1 में थोड़ा सा वेटेज इसका ज़्यादा है, 1 में लगभग वेटेज हो जाएगा 90 नंबर के आसपास का वेटेज इसका हो जाएगा। ठीक है, 90, 180, और ये हो जाएगा L1 का। तो वेटेज आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपको करना कैसे है इसको, मटेरियल बस मैं यही कहूँगा कि जैसे ये विषय हैं को इनकी एक एक किताब रख सकते हो, इतिहास की एक, संस्कृति की एक, भूगोल की एक, विविध में तो आपको कोई भी गाइड में मिल जाएगा। अब अगर आप RBSC से देखते हो, NCERT से देखते हो, आप किसी प्रकाशन की देखते हो, सब आपके ऊपर है। मैंने पिछले वीडियो में सोर्स बता दिए। एक एक किताब रखना, विषय की भी लिमिटेड पुस्तकें रखना, और कोशिश ये करना कि विद्यालय विषय जो है ये आप NCERT या RBSC के ही करो, क्योंकि विद्यालय विषय अनंत है, और इनको अगर आप डेप्थ पे, गहराई पे ले जाओगे तो MA में भी वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप 6ठी में भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप 12वीं MA में भी पढ़ते हैं। तो विद्यालय विषय का मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि आप बोर्ड की किताबों तक रखें, 12वीं तक की किताबों तक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। L1 के बच्चों को तो यही कहूँगा कि 10वीं तक ही रखें, L2 वाले 12वीं तक जाएँ, जो टॉपिक कोर्स में वही पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें, क्योंकि इतना सिलेबस है कि आप अगर इसकी गहराइयों की किताब लाओगे ना तो पूरी नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे अब सामाजिक की बात करूं, भूगोल की गहराई में जाओगे तो आप 3 किताबें भूगोल की लाओ भली, एक राजस्थान की लेके आओ, एक वर्ल्ड की लाओ, वर्ल्ड में भी 2-3 आएगी, क्लाइमेटोलॉजी अलग आएगी, है ना, सब अलग हो जाएगा। इतिहास में भी 2 किताबें हो जाएगी। तो ऐसी मत किताबें लाना, कोशिश करो कि 12वीं तक की किताबों से टॉपिक देख लो। जैसे अर्थशास्त्र पूरी 10वीं क्लास में पढ़िए और पूरी 11वीं क्लास में मिल जाती है आराम से, 2 टॉपिक 9वीं में मिल जाते हैं, 3 10वीं में मिल जाते हैं, 4 और एक आधा टॉपिक 11वीं मिल जाता है। तो आप पूरी की पूरी कोशिश करो कि अपनी तैयारी जो विषय की है ये बोर्ड पे रखो। RBSC, NCERT जो भी अभी NCERT चल रही है तो कोशिश करो कि NCERT पे रखो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये NCERT कि सर RMSSB पेपर बनाना है तो हार्ड बनाता है वगैरह वगैरह। ऐसा इतना मत सोचो, हार्ड यहाँ बन सकता है, यहाँ पे हार्ड नहीं बनते इतने। आप देख लेना लास्ट में जाते जाते 12वीं से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा L2 में, और L1 में 10वीं क्रॉस नहीं करेगी, तो वहाँ तक देख लो। आप कोशिश करो कि इस पे ज़्यादा जोर दो आप, ठीक है। और इसके लिए आप अलग से पब्लिकेशन की किताब ला के देख सकते हो। राशन बोर्ड में इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा जटिल भी लिखा हुआ है, तो राशन बोर्ड की भी देखते हो तो आपने रटी हुई है तो वही रहने दो। इसके लिए आपको थोड़ी किताब लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मनोविज्ञान तो आपके अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, योजना वगैरह है ये वैसे ही आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। और
शैक्षिक परिदृश्य की कोई किताब ला के देख लेना, मार्केट में खूब सारी किताबें आई हुई होगी, एक आधी किताब लेके आ जाना। अब देखो समसामयिक में एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी भी योजनाएं हैं ना, इसमें जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये फ्लैगशिप 28 योजनाएं हैं, इनको ढंग से रट लेना, इनको ढंग से याद कर लेना 28 योजनाओं को, ठीक है। प्लस 2020 के बाद राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी पढ़ लेना, और ये लगभग कुल मिला के 28 और 10 और हो जाएगी, 40 की योजनाएं पढ़ लेना। ये इससे ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। योजनाएं सारी आ जाएगी इसमें, आपकी फ्लैगशिप, अभिनव योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लगभग इसमें सारी आ जाएगी, ठीक है। इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, 19 में तो गवर्नमेंट बनी थी, 18 में, तो 19 की कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 19, 20, 21 और 22 4 साल की योजनाएं, और फ्लैगशिप 28 योजनाएं, ये बढ़िया कर लेना। रही बात करंट अफेयर की, तो डेली आप ई सूजस देख सकते हो, जो गवर्नमेंट का खुद का राजस्थान का, प्लस कोई भी एक मासिक पत्रिका, कोई भी एक मासिक पत्रिका, और उसमें राजस्थान का जो जीके आता है वो पार्ट देख लो। आप अभी देख लो, नहीं देख सकते हो तो बाद में परीक्षा के टाइम 10-15 दिन, महीना पहले देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समसामयिकी का यही देख लो। शैक्षणिक परिदृश्य में बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक कोर्स में दिए वही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, और विद्यालय विषय भी आपके काफ़ी कुछ देखे हुए, मैं कह रहा हूँ टीचिंग मेथड भी आपके देखे हुए हैं, ठीक है। राजस्थान जी के भी आपने पहले पढ़ रखा है। तो आप क्या करोगे, अब इस पूरे को 3 भागों में बांट दो, ठीक है। अब आप आज क्या करना, घर पे राजस्थान इतिहास की ये जो पोर्शन है इसको टेबल पे एक साइड में रख देना, विद्यालय विषय को बीच में रख देना, और मनोविज्ञान और ये जो पोर्शन है इसको आप साइड में रख दो। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने दिन को 3 भागों में बांट दो, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लानिंग है ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैंने हालांकि न कभी ज़िंदगी में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, ना मैं कभी अध्यापक भर्ती के लिए कभी मैंने तैयारी करी, ना मैं अध्यापक रहा। मैं वरिष्ठ अध्यापक ही बना था डायरेक्ट, तो मेरे को इसका इतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने इसके 20 एक बैच ले लिए हैं टोटल। तो मुझे 20 मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन 2012 के बाद से लगभग 10-12 बैच तो हो ही गए हैं, तो मुझे इसका अनुभव है, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। आप अपन मेरी रणनीति से बढ़िया रणनीति पे ऑलरेडी है, तो फिर इसको रणनीति को आप फॉलो ना करें, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा संशोधन करके मैं फॉलो करूँ तो कर सकते हो आप। वो कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आगे बात बताऊँगा आपको। अब आपको क्या करना है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग शिफ्ट इसको दे दो। आप डेली सुबह सुबह 3 से 4 आवर्स आप सुबह सुबह राजस्थान जीके को दे दो। क्या करना है, जैसे पहले भूगोल ले ली तो 3-4 घंटे डेली भूगोल देखो, भूगोल हो जाती है, फिर इतिहास, फिर संस्कृति, फिर विविध, फिर वापस रैंडम घुमाओ उसको, फिर इतिहास, भूगोल, संस्कृति, फिर उसको घुमाते जाओ। ऐसे करके आपको कोशिश ये करनी है कि रैंडम घुमाने का मतलब ये है कि जैसे 10 दिन में आपने भूगोल पढ़ ली, फिर आगे 10 दिन में इतिहास का प्रयास करो, फिर आगे 10 दिन में आप संस्कृति देख लो। अगर पहले देख लिए तो और भी बढ़िया बात है। तो इस तरह से इसको घुमाते घुमाते कोशिश ये करो कि सितंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक आप कम से कम एक बार सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है। कोशिश करना 30 अक्टूबर तक ये राजस्थान जीके का पूरा कर लो आप। इसके भले टेस्ट मत दो, इसके देखोगे ना कंटेंट, तो उसके बाद के प्रश्न साथ साथ में करते हुए चलो, पुराने प्रश्न वगैरह जैसे टॉपिक देख लेते हो, हाथों हाथ प्रश्न जो आएंगे पीछे वो भी देख लो साथ साथ में। तो इस तरह से मॉर्निंग के 2-3 घंटे है वो आप इसको समर्पित कर दो, ठीक है। अब कोचिंग जा रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, अभी सेल्फ कर रहे हैं तो ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है फिर विद्यालय विषय। आपके विषय में ये विषय का ज्ञान आएगा और यहाँ पे आपके शिक्षण विधियाँ आएगी। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आपको थोड़ा रात्रि के समय या दोपहर में, जैसे सुबह सुबह आप जैसे 6 बजे उठ गए तो 10-11 बजे तक तो आपने ये देख लिया, खाना वाना खा लिया, ठीक है, 1-आधा घंटा सो लिया, 1:30-2 बजे वापस उठ गए, तो फिर 2 से लेकर 6 बजे तक 3 से 4 घंटे वापस आप बैठ जाओ और विद्यालय विषय देखो। विद्यालय विषय जैसे आप L1 में हैं तो एक शुरू करो। पहले जो आपने, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखना, जो आपने अभी नहीं पढ़ा वो पहले देखो। जैसे इसमें भी मान लो कि आपने संस्कृति नहीं पढ़ी है तो उसको शुरू कर लो, या भूगोल नहीं पढ़ी, जो टॉपिक नहीं देखे हुए हैं ना उसको आप प्राथमिकता पे लाओ, ठीक है, ताकि उसका रिवीजन ज़्यादा हो पाएगा। अब विद्यालय विषय में क्या करना, जैसे L1 है, L1 के साइंस काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, सामाजिक भी काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, गणित भी काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, और आपकी जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो जो भी है। तो आप ये करो कि एक जो पोर्शन आपका कमज़ोर है उसको आप पहले उठाओ और उसको पूरा करो। अब
L1 के 5 सब्जेक्ट है टोटल 18 नंबर के, 10 और 8, 10 और 8। तो पहले ये कोशिश करो कि 2-4 घंटे, जो आप 4 घंटे डेली देने वाले हो, तो 2 से 3 घंटे आप डेली अपने सब्जेक्ट को दो। एक सब्जेक्ट लो पहले। जैसे मान लो आप सामाजिक के हैं, तो पहले आप अर्थशास्त्र ले लो, उसको 8-10 दिन में पूरी कर लो, 15 दिन में पूरी कर लो। और जैसे अर्थशास्त्र पूरी हो जाती है तो उसके बाद में भूगोल कर लो, फिर इतिहास कर लो, फिर पॉलिटी कर लो, फिर टीचिंग मेथड कर लो। ठीक है, तो सामाजिक में 5 भाग हो जाएंगे। हिंदी है तो हिंदी में ये कर लो, हिंदी पढ़ लो, फिर इसके बाद शिक्षण विज्ञान पढ़ लो। फिर अगर आप साइंस के हैं तो साइंस पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो, फिर टीचिंग मेथड पढ़ लो। अगर आप L1 के हैं तो इस प्रकार से इसी तरह इसको भी रैंडम घुमाओ आप डेली। ठीक है, एक सब्जेक्ट लो, उसको पूरा करो और कोशिश ये करो कि इसको भी आप लगभग अक्टूबर 15 नवंबर तक एक बार कोर्स पूरा कर लो। ठीक है, कोशिश ये करना कि इसकी किताबें जो है वो एक ही रखना, ज़्यादा मत रखना, और प्राथमिकता उसको देना जो आप पहले से जिस किताब को पढ़े हुए हैं। तो क्या होगा कि वापस पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। और विषय को प्राथमिकता NCERT को देना। ऐसा भी नहीं केवल NCERT आपने किसी और से बढ़िया पढ़ रखा तो उससे भी पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग से पढ़ रखा तो उसी को भी फॉलो कर सकते हो। और इस तरह से इसको रैंडम घुमाओ आप। तो विषय प्लस एक ये मान के चलो। ठीक है, तो जैसे L1 है तो L1 में 5 विषय हैं, तो 5 शिक्षण विधियाँ हैं। तो जैसे आपने विज्ञान पढ़ी तो विज्ञान की विधियाँ साथ में पढ़ लो, सामाजिक पढ़ी सामाजिक की विधि साथ में पढ़ लो। तो उस हिसाब से चलते जाओ आप। ये रात का समय इसको दे दो। अब दिन का समय फिर देखो 6 बज गए, 7, 8, 9, 10 आपने खाना वाना 7 बजे तक 8 बजे तक कर लिया। फिर रात को 2 से 3 घंटे सोने से पहले आप इस पोर्शन को दे दो। अब देखो इसमें 2 से 3 घंटे में क्या करना है। मनोविज्ञान आपने ठीक से पढ़ रखा है, तो मेरा ये मानना है कि मनोविज्ञान या तो साप्ताहिक देखो, या फिर जब फ्री टाइम होता तो देखो, या फिर थोड़ा कम देखो मनोविज्ञान को। क्यों? क्योंकि आपने रीट पास की और आपने खूब मनोविज्ञान पढ़ा है। ठीक है, कोशिश ये करो कि कम से कम 1 घंटा डेली, 1 से 1.5 घंटा आप शैक्षिक परिदृश्य को दो ही दो। 1 घंटा तो देना ही है आपको, 1-1.5 घंटा। और इसके साथ साथ आधा 1 घंटा आप एक योजना डेली तैयार करो। एक योजना हमेशा तैयार कर लो। रात को एक योजना तैयार करोगे ना, तो आगे 2 महीने में अक्टूबर तक 45 योजनाएं तैयार हो जाएगी। उसमें विद्यार्थियों की योजनाएं भी आ जाएगी, नव कार्य योजनाएं भी आ जाएगी, है ना। तो डेली एक योजना तैयार करके सो जाओ आप। एक योजना डेली तैयार कर लो और 1-1.5 घंटा शैक्षणिक 1-1 घंटा पढ़ के सो जाओ आप। ठीक है, जैसे शैक्षणिक परिदृश्य पूरा हो जाता है तब आप वापस मनोविज्ञान ले लो। मनोविज्ञान 5-7 दिन पूरी करके फिर शैक्षणिक परिदृश्य लो। इनको आप रैंडम चलते रहने दो और योजना डेली 1-1 तैयार करते जाओ। ठीक है, ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। और फिर बात रहती है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का आपको क्या करना है, अब इसके साथ साथ में अगर टाइम मिलता है कि भाई मेरा शैक्षणिक और मनोविज्ञान दोनों हो गया है, तो महीने में एक मंथली मैगजीन आएगी और उसको 4-5 दिन उसको दे दो एक्स्ट्रा से। तो आपको रात के समय में इन सबको मैनेज करना है। ठीक है, 2-3 घंटे इसको दे दो। अब देखो कितनी घंटे पढ़ाई हो रही है, 4-4, 8 और 3, 11 घंटे मैक्स टू मैक्स। और इतनी पढ़ाई खूब होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब देखो 120 के लगभग ये बैठ रहा है, 120 के लगभग 90, 80, 90